नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। आपके साथ अर्चना कौशल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गैरसैंण से जानकारी। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का 2 दिवसीय चमोली दौरा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भराड़ीसैंण पहुंचे। भराड़ीसैंण में सभी जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की। भराड़ीसैंण स्थित मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी और उसी के साथ भराड़ीसैंण में ही रात्रि प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी भराड़ीसैंण में मौजूद। सोमवार को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया जाएगा। महिलाओं को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ब्याज फ्री लोन बांटेंगे। उसी के साथ एक खास इनोवेशन होगा जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री करेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और बता दें, लगातार तमाम कार्यक्रम, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी मौजूद और उसी के साथ 2 दिवसीय होगा ये कार्यक्रम। काफी महत्वपूर्ण दौरा मुख्यमंत्री का रहेगा चमोली का। आपको बता दें, चमोली की त्रासदी के बाद जहां पर चमोली वासियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा था, उसके बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री का ये चमोली दौरा है जहां पर तमाम कार्यक्रम मुख्यमंत्री के रहने वाले हैं। हालांकि महिलाओं के लिए भी काफी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री का चमोली आना रहेगा, क्योंकि कल 8 मार्च महिला दिवस भी है और इस मौके पर महिलाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण चीजें मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की ओर से रहेगी। उसी के साथ बीजेपी जिला अध्यक्षों की अहम बैठक होगी जिसमें लगातार तमाम, क्योंकि चुनावी वर्ष भी है तो उसको देखते हुए भी बातचीत होगी और उसी के साथ अन्य कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ चंद्रमोहन फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। चंद्रमोहन, लगातार मुख्यमंत्री दौरे कर रहे हैं, चमोली का दौरा कितना महत्वपूर्ण, क्या खास कार्यक्रम, पूरा अपडेट। जी अर्चना, देखिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय चमोली दौरे पर हैं और वो भराड़ीसैंण पहुंच गए हैं। सबसे पहले वो जिला अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश के जितने भी भाजपा जिला अध्यक्ष हैं उन सभी के साथ सीएम की बैठक चल रही है मुख्यमंत्री आवास में जो भराड़ीसैंण में है। और सभी जो 14 जिला अध्यक्ष हैं भाजपा के वो उस बैठक में मौजूद है। उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी उस बैठक में मौजूद है। वैसे तो प्रदेश में 13 जिले हैं, लेकिन संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा के 14 जिला अध्यक्ष हैं। जो महानगर देहरादून है उसको भी जिले के रूप में भाजपा ने लिया है और 14 जिला अध्यक्षों के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भराड़ीसैंण में मुख्यमंत्री आवास में बैठक कर रहे हैं, जिसमें जिलों के जो संगठनात्मक कामकाज है वो किस तरह से चल रहे हैं उसका फीडबैक ले रहे हैं और जो अन्य सरकार के कामकाज हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं जिला स्तर के, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन के साथ किस तरह से समन्वय जनप्रतिनिधियों का है, तो इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा चल रही है। और आज केवल यही एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का है और आज रात्रि प्रवास भी वो भराड़ीसैंण में ही करेंगे, जिसके बाद कल भी वो भराड़ीसैंण गैरसैंण में रहेंगे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है गैरसैंण में, वहां पे कल सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद रामलीला मैदान जो गैरसैंण का है वहां पर महिलाओं के लिए एक कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित होगा, जिसमें ब्याज मुक्त ऋण जो है वो वितरित किया जाएगा। तो उसका शुभारंभ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे और उसके बाद वापस वो देहरादून लौटेंगे। तो कल का जो राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिला था, उसके बाद जो सीएम कैंप है उनकी तरफ से जो है 2 दिन के कार्यक्रम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के जारी किए गए हैं और ये दिखाने के लिए कि जो सियासी तूफान था वो गुजर चुका है और काम जो है सरकार का, मुख्यमंत्री का, वो फिर से बहाल हो गया है। तो इस तरह के संकेत दिए जा रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रमोहन तमाम जानकारी के लिए। भराड़ीसैंण में चल रहा विधानसभा सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गया है। गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद पहला बजट सत्र आयोजित किया गया। 6 दिवसीय सत्र में सदन की कार्यवाही 31 घंटे 29 मिनट चली। सदन की कार्यवाही एक भी दिन स्थगित नहीं हुई। 24वीं बार सदन में तय समय अवधि के भीतर तारांकित प्रश्नों का जवाब दिया गया। पहली बार सदन की कार्यवाही का लाइन प्रसारण किया गया। शनिवार को सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में पहली बार बजट सत्र आयोजित किया गया।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास पर विधायक गणों के साथ बैठक कर राज्य सरकार के सफलतापूर्वक 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम के संबंध में विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 मार्च को जनता को 4 साल के विकास कार्यों की जानकारी दी जाएगी। इस दिन विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित होंगे और उसी के साथ विधानसभा क्षेत्र डोईवाला के लच्छीवाला में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी प्रतिभाग करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा विधानसभा क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रमों के सफल आयोजन के लिए विधायकों की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। विधायक विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की अध्यक्षता करेंगे और साथ ही विधायकगण राज्य सरकार के कार्यों के साथ ही उनके विधानसभा क्षेत्रों में हुए विकास कार्यों की जानकारी का भी तमाम जानकारी देंगे। हरिद्वार में 11 मार्च को महाशिवरात्रि पर होने वाले शाही स्नान को लेकर पुलिस और प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने के साथ ही यातायात के लिए योजना बना दी गई है। कुंभ मेला पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारियों की बैठक में इसको लेकर मंथन किया गया। बैठक में आईजी कुंभ संजय गुंजियाल ने कहा है शिवरात्रि के दिन पुलिस व्यवस्थाएं कुछ अलग रहेंगी। शाही स्नान और के दिन हर की पौड़ी और आसपास के इलाके में नगर निगम के सफाई वाहनों को भी जाने की अनुमति रहेगी। यहाँ की सफाई एक दिन पहले ही कराई जाएगी। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ शोभित फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनसे पूरा अपडेट लेंगे। शोभित, जरा पूरी जानकारी दें। शिवरात्रि के दिन शाही स्नान होना है, लेकिन पुलिस व्यवस्था कुछ अलग तरीके की होगी, ये जानकारी मिल रही है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा है कि शाही स्नान 11 मार्च को है। महाशिवरात्रि के दिन शाही स्नान है, पहला शाही स्नान है कुंभ मेले का। और ऐसे में सभी अखाड़े जो है हर की पौड़ी पर ब्रह्मकुंड पर स्नान करने के लिए कूच करेंगे अपनी अपनी छावनियों से। तो ये कहा जा सकता है सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो सफाई व्यवस्था भी चाक चौबंद होने वाली है। एक दिन पहले ही सफाई व्यवस्था कर दी जाएगी। साथ ही आपको बता दूं, कोई भी आम व्यक्ति हर की पौड़ी पर उस दिन स्नान नहीं कर पाएगा। उस दिन सभी अखाड़े, साधु संत, सन्यासी सभी जो है वो स्नान कर पाएंगे। जो आम जनता होगी उनको उनकी व्यवस्था जो है गंगा घाटों पर की गई है। हरिद्वार, हर की पौड़ी, ब्रह्मकुंड से अलग जितने भी घाट हैं वहां पर उनकी व्यवस्था की गई है। और सुरक्षा की बात की जाए तो पहले से ही काफी भारी मात्रा में फोर्स जो है तैयार है। आईटीबीपी के जवान यहाँ पर तैयार हैं। पैरामिलिट्री फोर्स भी अगर बात की जाए तो वो भी यहाँ पर तैनात, आरएएफ फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात है। तो ये कहा जा सकता है कई पीएससी जो बटालियन है वो यहाँ पर तैनात है। तो ऐसे में ये कहा जाता है सुरक्षा व्यवस्था तो काफी चाक चौबंद होगी। बट अगर बात की जाए जो साफ सफाई की, साफ सफाई भी बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती है। बात की जाए जनसंख्या की तो ये बताया जा रहा है कि लगभग 1.25 करोड़ के लगभग जनता है महाशिवरात्रि पर हरिद्वार में पहुंचने की उम्मीद जताई गई है। क्योंकि ये भी आपको बता दूं कुंभ मेले के साथ साथ ही कांवड़ मेला भी शुरू हो गया है। कांवड़ मेला में अब तक की अगर बात की जाए तो लगभग 10 से 12 लाख कांवड़िए जो है हरिद्वार से चल लेकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। ठीक है शोभित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबर में बढ़ेंगे आगे। देहरादून से जानकारी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव लगवाएंगे कोरोना का टीका। ये बड़ा अपडेट आपको देते चले। राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत आज कोरोना का टीका लगवाएंगे। अपनी पत्नी रेणुका रावत के साथ कोरोना का टीका लगाया जाएगा। दोपहर 1 बजे आरोग्य धाम हॉस्पिटल में, यानी कि अभी कुछ ही समय में टीका लगवाने के लिए पहुंच जाएंगे। हरीश रावत ने लोगों से भी कोरोना का टीका लगाने की अपील की। तो ये बड़ा अपडेट आपको दे रखे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कोरोना का टीका लगवाएंगे और थोड़ी ही देर में आरोग्य धाम हॉस्पिटल में पहुंचकर ये टीका लगवाया जाएगा। लेकिन इसी के साथ जो है उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि कोरोना का टीका लगाएं। इसको लेकर किसी भी तरह का कोई संशय ना रखें। और लगातार ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर बड़े दिग्गज कोरोना वैक्सीन लगाकर देश की आवाम और देश की जनता को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं कि इस वैक्सीन से डरने की जरूरत नहीं है। और जाहिर सी बात है कि जब कोई बड़ा अधिकारी या फिर कोई बड़ा दिग्गज कोरोना वैक्सीन जैसे तमाम चीजों को अप्लाई करते हैं तो उससे जनता के बीच में भी विश्वास पैदा होता है। ये ट्वीट भी आपको दिखा रखे हैं। कोविड के खिलाफ उन्होंने लिखा है कि किस तरह से हमें जंग लड़नी है और उसी के साथ अपनी पत्नी रेणुका रावत के साथ टीका लगाने की बात भी उन्होंने जाहिर की है।
चलिए कोरोना अपडेट आपको देते चले। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में 78 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। राहत वाली बात यह रही कि पिछले 24 घंटे के भीतर राज्य में कोरोना संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के मुताबिक शनिवार को 38 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं, तो वहीं अभी भी राज्य में 596 मरीज सक्रिय हैं। राज्य में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 97,363 है और अभी तक कुल 93,667 मरीज ठीक हो चुके हैं। कुल 1,694 मरीजों की मौत कोरोना से हुई। आगामी केदारनाथ यात्रा पर आने वाले प्रत्येक यात्री को कोरोना का टीका लगाया जाना जरूरी होगा। कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए केदारनाथ समेत महामंडलेश्वरी, तुंगनाथ और हेमकुंड साहिब आने वाले यात्रियों का भी कोरोना टीकाकरण किए जाने का फैसला लिया गया है। प्रदेश सरकार और देवस्थानम बोर्ड ने यात्रा में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सिक्स सिग्मा संस्था को पत्र लिखा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और बड़ा अपडेट आपको देते चले। मौसम से जुड़ी ये जानकारी, मौसम का बदलता मिजाज उत्तराखंड में दिखा। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिली। कई जिलों में हल्की बारिश हुई और आज भी कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है, ये संभावना जताई जा रही है। यानी कि क्योंकि अब लगातार गर्मी का मौसम शुरू होने वाला है और धूप जैसे ही निकलती है तो उस गर्मी का एहसास होना शुरू हो जाता है। लेकिन एक बार फिर से मौसम के बदलते मिजाज ने लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत दी है, क्योंकि कई जिलों में हल्की बूंदाबांदी बारिश होने की जानकारी मिली है और ये संभावना जताई जा रही है कि आज भी कई जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। उत्तराखंड में बर्फबारी से मौसम ने करवट ली और तमाम मैदानी इलाकों में भी कुछ हद तक राहत नजर आई। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट आपको देते चले। चमोली तबाही का 1 महीना पूरा हो गया। 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटा था। 205 लोग लापता हुए और 70 से ज्यादा शव बरामद हुए थे और जान माल का भी काफी नुकसान इस त्रासदी में हुआ था। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तो चमोली तबाही का 1 महीना पूरा हो चुका है। 7 फरवरी का दिन था जिस दिन ग्लेशियर टूटा। चमोली में बड़ी त्रासदी आई, कई लोगों को नुकसान भी झेलना पड़ा। 205 लोग ऐसे जिनकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। उसी के साथ मरने वालों का आंकड़ा भी कुछ इसी तरह से रहा। खबर चमोली से है। भराड़ीसैंण से लौटने के बाद कर्णप्रयाग पहुंचने पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कर्णप्रयाग में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि भराड़ीसैंण में बजट पूर्णतः विफल रहा है। महंगाई, बेरोजगारी को लेकर बजट में कोई बात नहीं हुई। बिना जिले के भराड़ीसैंण को कमिश्नरी घोषित किया जाना, कोई फायदा इससे नहीं होगा। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक को लेकर प्रीतम सिंह ने कहा कि इसका मतलब बीजेपी असहज स्थिति में है और आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है। जनता सड़क पर मांग कर रही है तो सरकार के इशारों पर पुलिस उन पर लाठियां भांजने का कार्य कर रही है। 2017 के चुनाव में किए गए वादे अभी तक बीजेपी सरकार पूरे नहीं कर पाई। पता नहीं है। NH-74 की CBI जांच कराएंगे, सदन में मुख्यमंत्री। खबर मसूरी से है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता नवीन परसाली ने मसूरी में प्रेस वार्ता की और बड़ी घोषणा करते हुए कहा 2022 में आप पार्टी की उत्तराखंड में सरकार बनते ही गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी बनाएंगे। उन्होंने कहा उत्तराखंड दो अस्थायी राजधानी का बोझ नहीं उठा सकती। उन्होंने कहा उत्तराखंड में दोनों बीजेपी और कांग्रेस ने बारी बारी प्रदेश में राज किया, लेकिन प्रदेश का विकास नहीं किया, मात्र प्रदेश को लूटा गया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री के जरिए चुनावी साल को देखते हुए गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित कर दिया गया, जबकि अभी तक गैरसैंण को जिला घोषित तक नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों ने गैरसैंण को हमेशा राजधानी बनाने की मांग की है। ऐसे में मुख्यमंत्री के जरिए गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित करना आंदोलनकारियों और उत्तराखंड के शहीदों का अपमान है। वो रिपोर्ट भी कहती है कि उत्तराखंड के 60% से ज्यादा लोग सरकार को, अब जनता को बताना होगा। टिहरी जनपद में 2022 को होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने विजय पाल को टिहरी जनपद की 6 विधानसभाओं का प्रभारी बना दिया। जनपद के चंबा विकासखंड में पहुंचे विजय का कहना है कि इस बार कांग्रेस बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकेगी। कांग्रेस 14 तारीख को विशाल जनसभा नगर में करने वाली है, जिसमें बीजेपी सरकार के जरिए महंगाई सहित
कई ऐसे मुद्दों पर घेरने की कांग्रेस तैयारी कर रही है। साथ ही टिहरी पहुंचे विजयपाल राजवान ने विधानसभा वॉइस समीक्षा बैठक की और उसी के साथ पोलिंग बूथ और कमेटियों का गठन कर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। उनके साथ पूर्व विधायक कांग्रेस विक्रम सिंह नेगी और राज्यपाल खरोड़ा सहित दर्जनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। विधानसभा की तैयारी में जुट चुकी कांग्रेस 2022 को लेकर यहाँ पे हमारे साथ हैं विजयपाल सुजान, जो 6 विधानसभाओं के प्रभारी बनाए गए। वो इस समय चम्बा में कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं। क्या खास निकल के आया सुजान जी, क्या है बैठक का? मिशन 2022 के अंतर्गत टिहरी जनपद से कैसे 6 की 6 विधानसभाओं पे कांग्रेस के प्रत्याशी जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर सभी हमारे 6 विधानसभाओं के प्रभारी, हमारे संगठनात्मक जिलों के प्रभारियों के साथ जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के सभी अध्यक्षगणों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर ली गई है। और जो हमारे 14 सूत्रीय और प्रभारियों को जो दस्तावेज बूथ स्तर से लेकर और जिला स्तर तक की कमेटियों के गठन को लेकर उसकी महत्वपूर्ण यहाँ पर समीक्षा ली गई है कि किन किन विधानसभाओं में हमारे बूथ लेवल के गठन हो गया है, हमारे प्रदेश की हमारे ब्लॉकों की कांग्रेस पदाधिकारी का गठन हो गया, कमेटियों का गठन हो गया है। हमारे जितने भी यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, हमारे किसान प्रकोष्ठ और पंचायत प्रकोष्ठ, खेल प्रकोष्ठ, तमाम सभी प्रकोष्ठों के गठन करवाया गया। उन सबके साथ उनका तालमेल बैठाकर मिशन 2022 को पूरा करने के लिए ये समीक्षा बैठक यहाँ पर करी गई है। और सभी विधानसभाओं के प्रभारियों के साथ यहाँ पर जो समीक्षा बैठक हमारी करेगी तो लगभग सभी जगह हमारे पोलिंग बूथों का गठन हो चुका है, पूरी कमेटियाँ हमारी बन चुकी हैं। और हम सब लोग इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ने के लिए जो जन आक्रोश रैली 14 तारीख को श्रीनगर गढ़वाल में हो रही है, उसके बैठक की भी उस रैली को सफल बनाने के लिए भी हम तमाम कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को, सभी हमारे पूर्व विधायकगणों को, सभी विधानसभा के जो हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी रहे उन सबको मैंने निर्देशित करा कि इस रैली को सफल बनाने के लिए बहुत सारी संख्या में हम श्रीनगर में उपलब्ध हों। और मुझे यहाँ से जो टारगेट हमें दिया गया, निश्चित तौर पर उस टारगेट संख्या को लेकर हम उस रैली को सफल बनाने के लिए जिला कांग्रेस गढ़वाल, जिला टिहरी गढ़वाल के समस्त कांग्रेस जन बड़े उत्साहित हुए इस रैली को सफल बनाने के लिए। और पूरी बड़ी संख्या में हम सब लोग वहाँ पर बैठेंगे और इस समीक्षा बैठक के माध्यम से मिशन 2022 को पूरा करने के लिए जो हमारे साथियों को जो निर्देश हमारे माननीय प्रभारी के द्वारा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा लक्सर के संगलवाला उदासीन अखाड़ा के महंत दिव्यंबर की अगुवाई में भूमनशील साधु संत जमात की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा पिपली गांव से शुरू होकर हरिद्वार हाईवे से होती हुई अकबरपुर स्थित संगलवाला उदासीन अखाड़ा पहुंची। शोभा यात्रा का 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर क्षेत्रीय लोगों और प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों द्वारा फूलों की वर्षा कर तथा हेलीकॉप्टर से फूल बरसाकर भव्य तरीके से स्वागत किया गया। इस मौके पर जमात के श्री महंत परमेश्वर दास ने कहा कि कुंभ का आयोजन भले ही 12 सालों में एक बार होता हो, लेकिन साधु संतों द्वारा हमेशा राष्ट्र और समाज हित में कार्य किए जाते हैं। भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, अकबरपुर में मौजूद है प्रशासन के साथ साथ में पूरे संत समाज में आज ये एक दिव्य और भव्य नजारा हमें देखने को मिला है। जो यहाँ मौजूद है, बात करेंगे महंत जी हमारे साथ हैं। जो आप देख रहे हैं श्री सत्संग परमेश्वर श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदास ब्राह्मण सिंह मंडल की जमात है। ये जमात 12 बरस बाद हमारे जगने भी यहाँ पर लक्सर होते हुए अभी पिपली आश्रम में रुके हैं। अब पिपली आश्रम में हम लोग आकर के अभी हम लोग पहुँच रहे हैं और वहाँ से महंत जी महाराज हमारे मुनि जी महाराज की साधु है। ये हर 12 साल बाद का परंपरा है। ये हमारे ग्रामीण एरिया में जो नगर प्रवेश है, नगर प्रवेश करते हुए हरिद्वार कुंभ मेला में 4 अप्रैल को श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन का जो प्रवेश शाही है 4 अप्रैल को पेशवाई है। उसमें पहले 6 आश्रम है, जैसे पहले बताया दिल्ली, अकबरपुर रोड, महतौली, बादशाहपुर, शाहपुर, फेरूपुर, ये 6 जगह पर हम लोग की नगर प्रवेश है। उसके बाद जो पेशवाई है वो हरिद्वार में 4 अप्रैल को। सर, क्या संदेश देंगे राष्ट्र और देश को? कोरोना महामारी में लगभग अपने अवसान की तरफ है, टीका लग चुका है और इसमें कोई ना कोई देखने को मिला है इस बार
थोड़ा सा उसका भी स्कोप रहा है, क्या कहेंगे? ये तो भ्रमणशील है, हमारे मंडल है, पूरे भारत वर्ष में हम लोग अभी भ्रमण करते हुए आ रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत बार बहुत जगह पूरे भारत में कोरोना के लिए यही कहे हैं जो भारत सरकार का गाइडलाइन है उसकी पालन करें, और जैसे समय समय पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की व्यवस्था है उसकी जो इंजेक्शन की जो भी है उस सबको लगाना चाहिए। और ये हमारे देश हित में, राष्ट्र हित में है। अपना जो संत होते हैं ये राष्ट्र हित में होते हैं, और जो कुंभ मेला आ रहे हैं वो किसी एक धर्म का नहीं है, किसी एक संप्रदाय का नहीं है, किसी एक जात का नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का मेला है, भारत माँ की मेला है। और माँ गंगा के गोद में संत समाज, पूरी देश भगवान, पूरी 13 अखाड़ा के संत एवं जितने भी हिंदुस्तान के पब्लिक है माँ गंगा के गोद में आके मेला करते हैं। तो जो भी भारत सरकार के गाइडलाइन है उसका सबको पालन करना होगा। चलिए, श्री महंत ने कहा है कि जिस तरह संतों की यात्रा निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं कुंभ मेले में भी ये यात्रा निकलेंगी, और ये कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो भी कहीं ना कहीं ईश्वर ने कम कर दिया है। अब आने वाले में राष्ट्र और देश की शांति के लिए ये यात्रा भ्रमणशील जो है लगातार प्रदेश में चलेगी। जसमीत सिंह, हिंदी खबर, बक्सर। गंगोलीहाट तहसील के सिमलकोट गांव के आसाम राइफल में तैनात महेंद्र सिंह मेहता 3 महीने पहले इम्फाल में पेट्रोलिंग के दौरान घायल हो गए थे। तब से इम्फाल में उपचार चल रहा था। 2 दिन पहले उपचार के दौरान निधन हो गया। निधन की सूचना के बाद घर में मां और पत्नी बेसुध हैं। शनिवार को जवान का पार्थिव शरीर लेकर सेना के जवान घर पहुंचे, जहां जवान को पार्थिव शरीर घर पहुंचते कोहराम मच गया। तो वही खबर विकास नगर से आपको बता रहे हैं, जहां पर चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह गोसाई के नेतृत्व में बनी टीम ने चेकिंग के दौरान कैनाल बाईपास से मोटरसाइकिल से 2 युवकों को गिरफ्तार कर दिया है। पुलिस ने बागपत के छपरौली के रहने वाले युवक के कब्जे से 2 तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। पैर में बवाल करवाओगे। खबर विकास नगर से है, जहां पर हिमाचल प्रदेश से सटे उत्तराखंड की सीमावर्ती चौकी कुल्हाल पुलिस ने वन कर्मियों से मारपीट और अभद्रता और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार कर दिया है। जानकारी के अनुसार चौकी प्रभारी कुल्हाल के नेतृत्व में गठित पुलिस की टीम ने नामजद आरोपी इमाम हुसैन को चौकी क्षेत्र के धौलातपड़ से गिरफ्तार किया है। बाकी फरार आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। हल्द्वानी में बढ़ते क्राइम के ग्राफ को लेकर जहां पुलिस प्रशासन कई प्रकार के दावे करता है, तो वहीं पर मामला हल्द्वानी के व्यस्तम रोड नवाबी शहर के कलावती चौराहे का है, जहां पर शुक्रवार देर शाम युवक पर बदमाशों ने गोली चलाकर जानलेवा हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि युवक को फोन करके किसी बहाने कलावती चौराहे पर बुलाया गया, जहां पर बदमाश पहले से ही घात लगाए बैठे थे। युवक का कहना है कि बदमाश युवक के साथी को मारने के लिए आए थे, जिसके बारे में युवक को पता नहीं होने पर उसे गोली मार दी। पूरे मामले में पुलिस का ये कहना है कि घायल युवक से पूछताछ में बदमाश का नाम पुलिस ने मालूम कर लिया है, जिसके लिए पूरे शहर में नाकेबंदी कर दी गई है और जल्द से जल्द पुलिस उनको पकड़कर पूछताछ करेगी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल हिंदी खबर।